छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का शपथ ग्रहण समारोह होना है। सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि बारिश की वजह से शपथ ग्रहण समारोह का जो वेन्यू है वो बदल दिया गया है। पहले रायपुर के साइंस कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से अब बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। 3 तस्वीरें आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। पहली तस्वीर राजस्थान की है, जहां करीब 10:30 बजे अशोक गहलोत ने सीएम पद की शपथ ली। अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। विपक्षी एकता की ऐसी तस्वीर भोपाल में कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखी। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, कर्नाटक के सीएम एच.डी. कुमारस्वामी, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से दिनेश त्रिवेदी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू, एम.के. स्टालिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से सभी बड़े नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सचिन पायलट ने भी मंत्री पद की शपथ ली। डिप्टी सीएम के तौर पर कामकाज संभालेंगे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है। भोपाल में आज कमलनाथ ने 15 साल के बीजेपी शासन को खत्म किया। जीत मिली। महज 8 महीने पहले उन्हें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। जबरदस्त तरीके से जीत दिलाई। 114 सीटों पर पार्टी जीती थी और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। अब इंतजार छत्तीसगढ़ रायपुर में बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम। शाम 5 बजे का कार्यक्रम है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। चारू प्रज्ञा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मधुकर द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को इन्होंने काफी करीब से देखा है। उनसे भी बातचीत करेंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी के पास सबसे पहले। अजय जी, आज बड़ा दिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बना था 50 से ज्यादा सीटें किसी पार्टी को मिली नहीं थी। भूपेश बघेल ने इतनी बड़ी जीत आपको दिलाई और आज का दिन भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन आज का। निश्चित तौर पर राकेश भाई, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है, लेकिन साथ में हमारे लिए बहुत ही जिम्मेवारी के साथ चुनौतियां भी हैं और ये बहुत विनम्रता के साथ हम लोग स्वीकारते हैं। आज जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पे भरोसा दिया है, जितनी परेशानियां पिछले 15 वर्षों में थी, कहीं न कहीं हम उस परेशानियों को लेकर के आगे प्रयास करेंगे कि कैसे उसका सही दिशा में समाधान हो। भूपेश बघेल जी एक भूमिपुत्र है, एक कर्मठ नेतृत्व करता है, एक जुझारू व्यक्ति है जिन्होंने आम कार्यकर्ताओं के बीच से अपनी राजनीति शुरू की थी और राहुल जी और वहां के विधायकों ने उनको इस तरह से उनमें विश्वास जताया है। पूरे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी गुरुआ, धुरवा और वारी, इसको हम निश्चित तौर पे प्रयास करेंगे इस परियोजना को और इस संकल्पना को हम आगे लेकर जाएं, ताकि वहां के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो डिस्ट्रेस है उसको कहीं न कहीं दूर करें। किसानों की जो समस्या है उस पर कहीं न कहीं एक सही दिशा मिले। रोजगार को लेकर के और कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकताओं पर हम खड़े उतरने का पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे। अजय जी, एक आपसे बात जरूर जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में क्लियरली आपकी सरकार बनी विपक्षी पार्टी के 4 दावेदार थे आपके पास, इतना समय क्यों लग गया अपना सीएम चुनने में? इतना समय क्यों ले लिया गया? 4 आपके पास दावेदार थे और इतना समय? निश्चित तौर पे पार्टी में कई नेता हैं, कई तरह के उनकी अपनी फॉलोइंग है। कांग्रेस एक मास पार्टी है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों को, और हम किसी को इग्नोर नहीं करते। हम प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। यदि पहला दिन ही उसको किसी को हम वैसे बिना विधायकों से राय लिए यदि चुन लेते तो आप ही कहते कि यहाँ हाई कमांड, डिक्टेटरशिप। हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमने पूरे कंसल्टेशन प्रोसेस को रखा, जो प्रजातंत्र की मौलिक भावना है। सहमति और आपसी बातचीत के बाद उभर कर आया कि सबसे सर्वाधिक उपयुक्त। चलिए ठीक है, चारों कुछ कहना चाह रही हैं, चारों आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। भूपेश बघेल जी होंगे। और अजय भाई, मुझे ये तो पता चला कि शक्ति ऐप के थ्रू आप लोगों ने एक डेमोक्रेटिक पोल करने की कोशिश करी, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी क्या हुई कि डिसीजन फाइनली राहुल गांधी जी के घर में बैठ के लिया गया, उनकी मां और उनकी बहन को इन्वॉल्व करके। और ये मैंने पहले भी पूछा है, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, इसमें प्रियंका गांधी जी के बैठने का दायित्व क्या था? कांग्रेस पार्टी में ना वो कोई पोजीशन होल्डर है, ना वो सरकार में कोई पोजीशन होल्डर है, तो आप इस प्रोसेस को डेमोक्रेटिक कैसे कहते हैं? मुझे तो परिवारवाद ही परिवारवाद दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
आप ही डेमोक्रेटिक बोले। अजय भाई, मैं आप ही के स्टेटमेंट पे सवाल पूछ चश्मा रही यदि हूँ। चेंज करेंगे तो जरूर आपको ये चीजें बदल जाएगी, लेकिन चश्मे आपके लगे हुए हैं। नहीं, मैंने चश्मा नहीं जिस पहना तरह अजय से भाई, चारों देखिए। तीनों राज्यों में एक एक विधायकों से राय ली गई, कार्यकर्ताओं से राय ली गई, और उसमें जो बेहतर कैंडिडेट हमको दिखा उन्हीं को चुना गया है, पहली बात। दूसरी बात, आप चश्मा जरा बदलिए, आप देखिए कौन है जोगी जी, अजय कुमार बिष्ट उर्फ जोगी जी, उत्तर प्रदेश के। क्या विधायकों से राय ली गई थी? एक खट्टर साहब हैं जिनका नाम उससे पहले हरियाणा के कोई व्यक्ति नहीं जानता था। जी, एक अजय और है भाई, कोई लेकिन फडणवीस यहाँ पर साहब, भारतीय देवेंद्र जनता फडणवीस, पार्टी में और जिनको आपकी पार्टी महाराष्ट्र में एक की बहुत व्यक्ति बड़ा नहीं फर्क है। जानती, और हमारी बाकी पार्टी राज्यों में जो का अनुशासन झारखंड है, जो हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, वो या हमारी आप इंटरनल बातें, हमारी उत्तरांचल की घर बात की करेंगे बातें तो उनको सड़क कोई पर नहीं नहीं जानता, लाता अजय भाई। फिर भी वो मुख्यमंत्री आपकी आपके पार्टी हैं। के झगड़े आप सड़क ऐसे पर आए, पूछने से आपने करिए, देश जला दिया। आपको तो कम से कम कुछ व्यक्तिगत चीजों को अपने गिरबारे में भी विचार नहीं, करना मैं चाहिए। व्यक्तिगत बात ही नहीं आपके कर रही, यहाँ आपके सिर्फ घर दो की चलिए बात चारू जी, कर रही हूँ। ये जंग बड़ी पुरानी है अजय जी, ये जंग बड़ी पुरानी है और ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है कि पार्टी परिवार के लिए या परिवार में पार्टी का वर्चस्व दिखता राज्यों है। में हमारी जीत हुई है। ठीक है, चलिए मिशा का जो सवाल था उस सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, मधुकर द्विवेदी जी का रुख करता हूं। मधुकर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भूपेश बघेल ने जिस तरीके से काम किया, यूथ कांग्रेस उन्होंने शुरुआत किया था जब मध्य प्रदेश यूनाइटेड था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, 68 सीटें दिलाई, इसका तो क्रेडिट उन्हें दिया ही गया, लेकिन साथ ही जो कास्ट फैक्टर था शायद वो भी भूपेश बघेल के फेवर में गया। कुर्मी जाति में उनका जिस तरीके से खासा प्रभाव है, उस समुदाय से जिस तरीके से आते हैं, शायद इन सारे फैक्टर्स ने उनका संघर्ष, उनकी जीत, कास्ट फैक्टर और सामने 2019, ये सारी बातें एक साथ भूपेश बघेल के फेवर में गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल जो क्रेडिट है वो तो उनको जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल से वो जिस तरह से जमीन स्तर पर काम कर रहे थे, उन्होंने पूरी पार्टी को एक तरह से कहिए एक जाजम के नीचे ला दिया, पूरे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया। तो हक तो उनका ही पहला बनता था, लेकिन जब चयन की बात आई तो 4 चेहरे सामने आए थे, और मुझे लगता है कि जो 2-3 दिन लग गए उसके पीछे कारण यही था कि चयन में हाईकमान को थोड़ी सी दुविधा की स्थिति से गुजरना पड़ा, क्योंकि जो दूसरे, तीसरे, चौथे लोग थे, एक तरह से कहिए लाइन में लगे हुए लोग थे या प्रत्याशा में लोग थे, वो भी दबंग थे और दमखम के लोग थे। चाहे वो टी.एस. सिंहदेव जी हों, जो विपक्ष के विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, चाहे वो डॉक्टर चरणदास जी महंत हों, जो केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रहे, चाहे फिर ताम्रध्वज साहू जी हों, जो सांसद हैं। यानी ताम्रध्वज साहू को तो सांसद रहते हुए कांग्रेस ने विधायक का टिकट देकर के उन्हें चुनाव लड़वाया, वो जीत के भी आए। तो ताम्रध्वज साहू भी एक पिछड़े वर्ग से एक अच्छा चेहरा थे। ये चारों भूपेश बघेल की जीत, बिल्कुल मधुकर जी आपके पास आता हूं। विनोद जी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। विनोद जी, इसलिए भी जीत बड़ी हो जाती है क्योंकि हर बार ऐसा होता था जोगी फैक्टर के चलते बीजेपी को जीत मिल जाती थी। इस बार भी इस बात का अंदेशा था कि शायद जोगी फैक्टर ज्यादा प्रभावी रहा तो बीजेपी बाजी मार ले जाए कांग्रेस की तुलना में। उस फैक्टर पर भारी पड़ गए भूपेश बघेल, एक तो ये सबसे बड़ी बात रही। उसके बाद जिस तरीके से जो संघर्ष उन्होंने किया है, रमन सिंह के खिलाफ आवाज उठाई, कई बार मुकदमों में फंसे, मुकदमों का फेर, उन सबके बीच जिस तरीके से पार्टी को एकजुट किया, जिस तरीके से जीत दिलाई, इसलिए भी ये जीत काफी अहम हो जाती है। राकेश जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा और मुझे लगता है कि अजय जी इस बात को जानते होंगे कि 4 जो लोगों का नाम बार बार बताया जा रहा है, उसमें से कंटेस्ट में 2 ही लोग थे फील्ड में। एक जो स्वाभाविक बात है कि जो भूपेश बघेल एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और पिछले 5 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, अजीत जोगी के खिलाफ भी कर रहे हैं और रमन सिंह के खिलाफ में भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के ऐसा एक मुखर नेता जमीनी स्तर पर सिर्फ वही दिखे भूपेश बघेल, जो इक्वल डिस्टेंस बना के अजीत जोगी से भी रखा और रमन सिंह से भी रखा। तो एक एग्रेसिव जो उनका पॉलिटिक्स है वो तो काम आया ही है। उसका खामियाजा उन्होंने मुकदमों के तौर पर झेला। यस, पूरे तौर यस, डेफिनेटली। लेकिन दूसरा जो है कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो दुर्ग के जो साहू जी हैं, तो वो, और सबसे बड़ी बात है कि भूपेश बघेल, इन दोनों में फर्क ये था कि एक मोतीलाल बोहरा का जो ताम्रध्वज साहू की पूरी पैरवी थी और ताम्रध्वज साहू को लेके ये कांग्रेस में जो डिस्कशन था 4 दिन, वो लगभग वो ताम्रध्वज साहू के लिए था, क्योंकि साहू का फैक्टर जो है वो 18% वोट का है। और मत भूलिए कि वो ओबीसी से लेके वहां सारे ग्रुप के वो एसोसिएट के चेयरमैन भी रहे।
तो ये सारा फैक्टर जो था वो ये इस तरह से 2019 की तैयारी थी कि एक बड़ा फैक्टर में, लार्ज फैक्टर में अगर हम देखें तो 48% वहां ओबीसी और प्लस ये सारे लोगों का कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन में फिट ताम्रध्वज साहू ज्यादा इफेक्टिव होते। लेकिन 2019 का चुनाव आपको लड़ना है तो आपको मैं बताऊं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि जो इनका प्रोमिसेज है, आज से 1 साल पहले भूपेश बघेल ने वहां एक प्रोग्राम शुरू किया था, विकास खोजो, और काफी पॉपुलर रहा उनका विकास खोजो। वो हर जगह जगह जाके लोगों को कहते थे कि विकास खोजो। अब वो विकास खोजो का जवाब उनको देना पड़ेगा। इतने जो प्रोमिसेज हैं उनको ये 4 महीने में करने होंगे। तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए ये जगह जो है बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है उनके लिए इस जगह पे चलना, उन प्रोमिसेज को पूरा करना। लेकिन उनका जो एक एग्रेसिव नेचर रहा है, वो फाइटर रहे हैं, और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने झेला है, ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने निंदा की है, तो कांग्रेस के लिए और वहां लोगों के लिए शायद उनकी ये पर्सनैलिटी ज्यादा। अजय जी, परफॉर्म करने का प्रेशर बहुत होने वाला है। 1 मिनट चारू जी, अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, टाइम थोड़ा रह गया है, 2019 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तैयारी 2019 की है, परफॉर्म करने के लिए विंडो बहुत स्मॉल है कांग्रेस के पास, तो किस तरह से देखते हैं, कैसे इस सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा इन स्टेट्स में, क्योंकि उससे देश डिसाइड होगा बाद में। निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं, जिम्मेवारियां हैं। जिस तरह से राज्य में आज जो है कर्ज से डूबा हुआ राज्य है, 3 गुना कर्ज ज्यादा है उस राज्य पर। जिस तरह बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी लोगों की है, सच्चाई है इसको। और जहां तक 19 की बात कर रही हैं आप, तो 19 सिर्फ उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और भाजपा में यही अंतर है कि भाजपा सिर्फ चुनाव के लिए सत्ता को पाना चाहती है और फिर सत्ता पाती है। 2019 उद्देश्य नहीं है सत्ता, अजय जी का उनका हमें यदि 5 साल अब ये तो मत कहिए, ठीक है, इतनी बड़ी जीत है 3 राज्यों में और आपकी सरकार वाली की बधाई भी आपको लगातार दे रहे हैं। नुमाइंदा ये तो मत कहिए कि 2019 का उद्देश्य सामान्य सेवा का भाव रखते। अजय जी, हम झूठे जुमले नहीं। अजय जी ये तो मत कहिए कि 2019 उद्देश्य नहीं है। जी जी, ये तो मत कहिए कि 2019 उद्देश्य नहीं है। नहीं, 19 तो हमारे, देखिए चुनाव तो लोकसभा का चुनाव है, व्यापक है, इसमें तो सभी प्रांतों से हमारे लोग मान लिया कि 19 से चुनाव लड़ा है। अजय जी 1 मिनट के लिए रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे चारू जी आपके पास।